दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदी सीरीज में हम लोग इस समय समास पढ़ रहे हैं और दोस्तों समास एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से परीक्षाओं में 3 से 4 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, इसलिए आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि एग्जामिनर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है तो यहीं से पूछता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग बना रहता है। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लेखपाल, दरोगा या टीईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम लोग आज समास में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास की बात करेंगे। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि इसी अंतर में आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुब्रीहि और द्वित्व समास में अंतर, यहाँ भी आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है और एग्जामिनर यहीं से आपको फंसाने की कोशिश करता है। परीक्षाओं में यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये बताना आपको बहुत अति आवश्यक है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, ऑप्शन का क्या खेल होता है, किसी ऑप्शन में द्वित्व समास बहुब्रीहि बन जाता है ना। तो मैं आपको ये चीजें उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा लास्ट में। इनमें अंतर बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। ठीक है। उसके पहले कर्मधारय और बहुब्रीहि समास समझाने वाला हूँ। दोस्तों इसके पहले क्लासों में मैंने आपको बताया कि समास दो शब्दों के का सार्थक मेल होता है। सार्थक मेल मतलब आपको समझाया था, जैसे महापुरुष है तो महान है जो पुरुष, राम विद्यालय जाता है तो राम विद्यालय सार्थक शब्द नहीं होगा, पर महान है जो पुरुष में महापुरुष सार्थक शब्द होगा। ऐसे ही मैंने आपको पूर्व पद और उत्तर पद समझाया, बताया था। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वित्व समास में उत्तर पद प्रधान होता है। एक समास ऐसा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। और एक समास ऐसा होता है जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है। और कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होगा। तो ये जो पद प्रधान होते हैं समास के, जो दोनों पद हैं, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आप इनको क्लियर कर लीजिए। पिछली क्लास जो मैंने ली है वहां पे इन सब चीजों को क्लियर किया है। तो अगर आपने मेरी इंट्रो समास की इंट्रो क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए, वहां पे आपको समास और संधि में अंतर भी मिलेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें मैंने समास की एक इंट्रो क्लास बनाई, छोटा सा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अव्ययी भाव, द्वित्व और द्वंद्व, ये तीनों समास बताए हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। आज हम लोग बताएंगे समास के ये दोनों प्रकार, और यहाँ से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कर्मधारय क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कर्मधारय समास। इसमें होता क्या है ये देखते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है। तो आपको ये पता है कि कर्मधारय समास का उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। इस समास में सबसे महत्वपूर्ण है, इस समास में विशेषण विशेष, ये विशेषण हो गया, विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का प्रयोग होता है। ठीक। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा। ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होगा। 4 ऑप्शन देगा जिसमें आप करेंगे कर्मधारय समास, या ऐसे भी दे सकता है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे प्रश्न कैसे आते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कर्मधारय समास उत्तर पद होता है प्रधान, और इस समास में विशेषण विशेष उपमेय उपमान का प्रयोग होता है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि किस समास में विशेषण विशेष का प्रयोग होता है, तब आप बताएंगे कर्मधारय समास। प्रश्न आया है कि किस समास में उपमेय उपमान का प्रयोग होता है, तब आप क्या बताएंगे, कर्मधारय समास। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं विशेषण विशेष क्या होता है, उपमेय उपमान क्या होता है। ठीक। तो विशेषण की क्लास में मैंने आपको विशेषण और विशेष के बारे में बताया है, और समीक्षा अधिकारी में यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं विशेषण विशेष के चैप्टर से। तो यदि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो जाइए विशेषण विशेष वाला चैप्टर मेरा देखिए, वहां से 10 प्रश्न समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताई जाए, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे काला सांप, तो सांप की विशेषता क्या बताई गई है कि सांप काला है, तो
काला क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक, और किसकी विशेषता बताई गई है, सांप की, तो सांप क्या होगा, विशेष होगा। तो विशेषण वही है कि जो विशेषता बताई गई, जैसे सांप क्या है, काला है, तो विशेषता क्या बताई गई कि सांप काला है, तो काला हो गया विशेषण। विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई है, यानी कि सांप की विशेषता बताई गई कि सांप काला है, तो काला विशेषण। और किसकी विशेषता मैंने बताया कि कौन काला है, तब आप बताएंगे सांप, तो सांप क्या होगा, विशेष होगा। ऐसे ही उपमेय और उपमान देख लेते हैं। उपमेय में जिसकी तुलना की जाए, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमुख मतलब होता है कि मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान, चंद्रमा क्या होगा, उपमान होगा। और जिसकी तुलना की जाए, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, किसकी तुलना की गई है, मुख की, तो मुख क्या होगा, उपमेय होगा। अब कर्मधारय समास के बारे में मैंने आपको बताई है कुछ चीजें कि उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें विशेषण विशेष और उपमेय उपमान होता है। यहां तक आपको मैंने सारा सब कुछ समझा दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है, आप इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि समास पहचानना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा, तब अगर आपको पहचानने नहीं आता है समास, तब आप सही से उत्तर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहचान में देखते हैं कि जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो एक शब्द आएगा, पहचान में समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में एक शब्द आता है, वो है जो, के समान है जो, और रूपी, ये 3 शब्द आते हैं। कौन कौन से, कर्मधारय समास का जब आप समास विग्रह करेंगे तो 3 शब्द आएंगे, है जो, के समान है जो, और रूपी। है जो किसके साथ आएगा, विशेषण के साथ आएगा। ठीक, के समान है जो और रूपी किसके साथ आएगा, उपमेय उपमान के साथ आएगा। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, तब आपको ये बात एकदम अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उदाहरण। जैसे लिखा है नील गगन, प्रश्न पूछेगा नील गगन में कौन सा समास होगा, तब आप बताएंगे नील गगन में कर्मधारय समास होगा। ठीक, क्योंकि नील है जो गगन, नील है जो गगन, ये देखिए यहाँ पे आया है जो गगन, यानी कि यहाँ पे गगन की विशेषता बताई गई है कि गगन कैसा है, नील है, नील यानी कि नीला है। ठीक है, तो विशेषता बताई गई है, और किसकी विशेषता बताई गई है, गगन की। तो नील क्या होगा, विशेषण होगा, गगन क्या होगा, विशेष होगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नील होगा विशेषण और गगन क्या होगा, विशेष, क्योंकि विशेषता क्या है, नील, और किसकी विशेषता बताई गई है, गगन की। तो समझ रहे हैं आप कि जब नील गगन का आप समास विग्रह करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा, नील है जो गगन, और है जो गगन से आप समझ जाएंगे, आप ये समझेंगे कि ये कर्मधारय समास है और विशेषण विशेष का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, प्रश्न ऐसे आता है, ये 4 ऑप्शन देगा, नील है जो गगन, नील ऐसे देगा, नील के समान है जो गगन, 4 ऑप्शन देगा, और उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन होगा। ऐसे एक ऑप्शन ये दे सकता है, नील है जिसका गगन। ठीक, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तब आप बताएंगे नील है जो गगन कर्मधारय समास होगा, या ये सही समास होगा। ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही होगा, तब आप बताएंगे नील है जो गगन सही होगा। ठीक है, ऐसे पीताम्बर में क्या होगा समास विग्रह, पीत है जो अंबर, यानी कि है जो आया है। ठीक, और विशेषण विशेष का प्रयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है कि अंबर यानी कि कपड़ा, अंबर का मतलब क्या होता है, कपड़ा, पीत मतलब पीला, तो कपड़े की विशेषता क्या बताई गई है कि कपड़ा कैसा है, पीला, तो पीला क्या होगा, विशेषण, और कपड़ा क्या होगा, विशेष होगा, क्योंकि कपड़े की विशेषता बताई गई है और विशेषता क्या बताई गई है कि कपड़ा कैसा है, पीला। तो पीत है जो अंबर में कर्मधारय समास होगा। ठीक है, यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन है, तब होगा पीत है जो अंबर। अगर इसी को थोड़ा सा बदल दे, पीत है जिसका अंबर, पीत है जिसका अंबर अगर कह दे, तो पीले वस्त्र किसके होते हैं, पीले कपड़े किसके होते हैं, तो
तो किसी तीसरे पर्सन की बात हो जाएगी। ठीक, अगर यहां पे कह दे पीत है जिसका अंबर, तो ये भगवान कृष्ण की बात हो जाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण के कपड़े कैसे होते हैं, पीले। तो यहाँ पे तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको पहले कर्मधारय समास पढ़ा रहा हूं। जब कर्मधारय आप समझ जाएंगे फिर बहुव्रीहि पढ़ाऊंगा, तब आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि में दोनों में अंतर बताऊंगा कि आप परीक्षाओं में कैसे जानेंगे और एग्जामिनर आपको कैसे फंसाने की कोशिश करता है। अभी यहाँ पे हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं कि पीत है जो अंबर में, है जो अगर आ रहा है तब क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। है जिसका अगर आ जाए तब बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। ऐसे ही महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा महान है जो आत्मा, है जो आया है कि नहीं आया। तो आपको ऐसे पहचानना है कर्मधारय समास। मैं आपको पहचानने सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं इसको। यहाँ पे आपको इतने ही उदाहरण समझा सकता हूँ, कोई ये नहीं कि 100, 200, 1000, 2000 उदाहरण समझा दूं आप सारे रट लें। रटने वाला काम नहीं, सिर्फ समझिए। आप इतने समझ जाएंगे तो कोई 1000 उदाहरण पूछ ले या 10 पूछ ले, आप सारे बता देंगे। एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, वो यहाँ से जरूरी नहीं है कि पूछे, वो कहीं से भी पूछेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी प्रश्न आएगा आप सही कर ले जाएंगे। ठीक, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा हो गया। महादेव, महान है जो देव। ठीक है, देव कैसा है, महान है। विशेषता क्या है, महान किसकी विशेषता है, देव की। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नीलकंठ, नील है जो कंठ, कंठ की विशेषता क्या है, नील। और किसकी विशेषता बताई गई है, कंठ की, इसलिए ये विशेष होगा और ये विशेषण होगा। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है। अब जब आप विशेषण विशेष जानते हैं तो आपसे कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। अगर इसमें कोई भी उदाहरण आ जाए या कोई दूसरा ही उदाहरण आ जाए तो आपसे कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि आप विशेषण और विशेष से आप पहचान लेंगे। वैसे ही चंद्रमुख, यहाँ पे चंद्रमुख लिखा है, तो अब चंद्र के समान है जो मुख, के समान है जो, ठीक, यहाँ पे क्या है, के समान है जो, तब क्या होगा, उपमेय उपमान होगा। यानी कि उपमेय उपमान वाले जो आपको समास दिए जाएंगे, जो शब्द दिए जाएंगे, वहां पे के समान है जो समास विग्रह में प्रयुक्त होगा। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्र के समान है जो मुख। ठीक, समझ रहे हैं आप। तो उपमेय उपमान में इस तरीके की लैंग्वेज आएगी, ऐसे शब्द आएंगे के समान है जो। विशेषण विशेष में है जो आएगा। आप अगर ये समझ लेंगे तो परीक्षाओं में कभी प्रश्न गलत ही नहीं होंगे। तो चंद्र मुख में क्या होगा, चंद्र के समान है जो मुख, यानी कि तुलना किससे की गई है, चंद्र से की गई है। तो जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। तो चंद्र क्या होगा, उपमान होगा। और जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पे मुख क्या होगा, मुख होगा उपमेय। आप ये समझ लीजिए। वैसे मैं जब आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तब आपका उपमेय और उपमान बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे। तो यहाँ पे जिससे तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, चंद्र से, तो इसे क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। और जिसकी तुलना की जा रही, मुख की तुलना की जा रही, इसलिए इसको उपमेय कहेंगे। ऐसे ही कमल नयन में क्या है, कमल के समान है जो नयन। ठीक, तो किसकी तुलना की जा रही है, नयन की। किससे की जा रही है, कमल की। तो कमल क्या होगा, उपमान होगा। नयन क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक, तो के समान है जो आपको याद रखना है जो विशेषण विशेष, के समान है जो उपमेय उपमान। ठीक, और कर्मधारय में यही दो प्रयोग होते हैं। इतना सिंपल सा है कर्मधारय समास। भवसागर, अब एक रूपी वाला भी उदाहरण मैंने ले रखा है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए रूपी वाला भी उदाहरण दे देता है। जैसे भव रूपी सागर, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अभी तक इन दोनों उदाहरणों में पहले उपमान था, बाद में उपमेय था। यहाँ पे पहले उपमेय हो गया, बाद में उपमान हो गया। जैसे भव सागर, भव मतलब क्या होता है, संसार। भव मतलब होता है
संसार, यानी कि भव मतलब होगा संसार, तो भव रूपी सागर यानी कि संसार रूपी सागर, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन इसका समास जो विग्रह होगा वो होगा भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर नहीं होगा। आपको अर्थ नहीं बताना, समास विग्रह करना। ये बात मैं आपको पहले वीडियो और दूसरे वीडियो दोनों में समझा चुका हूं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे खेल कर देता है, संसार रूपी सागर भी दे देगा, भव रूपी सागर भी दे देगा। कोई कोई बच्चा क्या करेगा कि संसार रूपी सागर सही कर देता है। तो आपको इस एग्जामिनर के खेल में नहीं फंसना है, आपको भव रूपी सागर ही करना है, क्योंकि जो यहाँ पे शब्द में जो दिया हो उसी का आप समास विग्रह करेंगे, समास में जो दे रखा हो। ठीक, संसार की तुलना सागर से की गई है, इसलिए जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक, और जिससे तुलना की जाए, किससे की गई है, सागर से, तो क्या होगा, उपमान होगा। तो आशा है आपको कर्मधारय समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पे आप दो बातें मुख्यतः याद रखेंगे। पहली बात, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का प्रयोग होता है। बस अगर आप इतना याद रख गए तो कर्मधारय समास कभी गलत नहीं होने वाला है। आप देख के ही जान जाएंगे। जैसे नीलकंठ आ गया, नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तब आप बता देंगे कर्मधारय अभी के अनुसार। पर अगर बाद की कंडीशन में बताऊंगा तब आप दूसरा कुछ करेंगे। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। मैं आप आज की क्लास में आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर नीलकंठ में नील है जो कंठ दे देगा, नील है कंठ जो कंठ दे देगा, इसका मतलब समास विग्रह दे देगा, और पूछेगा इसमें कौन सा समास होगा, तब होगा कर्मधारय समास। लेकिन नील है जिसका कंठ दे देगा, तब वहां पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में एग्जामिनर बहुत घुमाता है और आप लोग फंस जाते हैं उसी में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे बहुव्रीहि समास। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। समास का पांचवा प्रकार हम लोग देखेंगे, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अभी हमने देखा कर्मधारय समास जिसमें उत्तर पद प्रधान था, लेकिन याद करिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, कोई अन्य ही प्रधान होगा, यानी कि कोई तीसरा ही प्रधान होगा। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे गजानन है तो इसका समास विग्रह होगा गज है जिसका आनंद, यानी कि कौन होगा, गणेश भगवान। मुख, आनंद का अर्थ क्या होता है, मुख, तो गज के समान जिसका मुख होगा वो कौन है, गणेश भगवान। तो यहाँ पे आप पहचान देख लीजिए बहुव्रीहि समास की, है जिसका, है जिसकी, है जिसके। समास विग्रह आप जब करेंगे तो उसके बीच में है जिसका, है जिसके, है जिसकी सब जैसे शब्द आएंगे। ठीक है, मैंने आपको कर्मधारय समास में बताया था कि समास विग्रह में है जो आएगा। ये देखिए, नील है जो कंठ। ठीक, तो ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा। और बहुव्रीहि में क्या होगा, है जिसका, है जिसकी, है जिसके। अगर आप समास विग्रह कर लेंगे तब आपको ये समास के प्रकार पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कर्मधारय हो या बहुव्रीहि समास हो, चाहे वो अव्ययी भाव समास हो, चाहे द्विग समास हो, चाहे द्वंद्व समास हो। मैंने अपनी क्लासों में समास को पहचानने की जो ट्रिक बताई है, जो तरीका बताया है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं और समास विग्रह उसका कर लेते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप बहुत आसानी के साथ उसको समझ पाएंगे कि ये कौन सा समास है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कैसे पहचानना है। चलिए देख लेते हैं। गजानन का समास विग्रह होगा गज है जिसका आनंद। ठीक, तो यहाँ पे है जिसका आ रहा है। त्रिनेत्र में क्या होगा, तीन है जिसके नेत्र, तो यहाँ पे है जिसके आ रहा है। आप ये समझने की कोशिश करिए, जो पहचान मैं बताऊंगा समास विग्रह में वही पहचान आएगी। ठीक, तो गजानन में क्या होगा, गज है जिसका आनंद, अर्थात गणेश, गणेश भगवान की बात हो रही है। किसी तीसरे, आप ये कह सकते हैं अन्य पद प्रधान यहाँ पे है, यानी कि किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है। ऐसे ही त्रिनेत्र में क्या होगा, तीन है जिसके नेत्र, यहाँ पे भगवान शिव की बात हो रही है, क्योंकि तीन नेत्र वाला कौन है, भगवान शिव है। तो किसी तीसरे यानी कि अन्य पद की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे
बहुव्रीहि समास होगा। और साथ ही साथ है जिसके भी आ रहा है, जो मैंने आपसे पहचान, जो आपको पहचान बताई है। ऐसे ही लंबोदर में क्या होगा, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान, तो है जिसका देखिए आ रहा है, ठीक है। दशानन में क्या होगा, 10 है जिसके आनंद, है जिसके, 10 है जिसके आनंद, अर्थात रावण। तो समझ रहे हैं आप कि है जिसके, है जिसका, है जिसकी आएगा, आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, पहचान लेंगे। यहाँ पे पहचान की बात हो गई। समास विग्रह की बात, जैसे दशानन है तो 10 है जिसके आनंद। और यहाँ पे अन्य पद क्या होगा, अन्य पद प्रधान होगा, वो होगा रावण। यानी कि किसी तीसरे की बात होती है, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, किसी अन्य पद की बात होगी, यानी किसी तीसरे पद की बात होगी, वही होगा प्रधान। चतुर्भुज में 4 है जिसकी भुजाएं, यहाँ पे जिसकी भुजाएं 4 है वो कौन है, भगवान विष्णु है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। देखिए यहाँ पे एक आ गया है आपका है जिसकी, ठीक है, इसकी पहचान है। ऐसे ही पीतांबर में पीत है जिसके अंबर, है जिसके आ गया है, इसीलिए क्या है, कोई तीसरा पद यानी कि अन्य पद प्रधान है यहाँ पे, ठीक। श्वेतांबर में क्या होगा, श्वेत है जिसके अंबर। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं, आपकी पहचान क्लियर हो रही है कि नहीं, है जिसके, है जिसका, है जिसकी। ऐसे ही 3 शब्द जिस समास की समास विग्रह में आए उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। कैसे होता है कि हम लोग बात तो कर रहे हैं पर वो उसका अर्थ निकल रहा है कोई तीसरा पर्सन, यानी कि कोई अन्य पद। आप ये समझ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज समझाना चाहता हूँ जो आपके लिए अति आवश्यक है। मैंने इसको एक बार मैं इसको बता चुका हूँ, आज और अच्छे से क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ पे पीतांबर है तो पीत है जिसके अंबर, ये इसका शुद्ध समास विग्रह होगा। शुद्ध मतलब इसको कोई काट नहीं सकता है कि ये गलत है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है पीले हैं जिसके वस्त्र, पर मैंने आपको बताया था, आप याद करिए कि शुद्ध समास विग्रह वो होता है जो इस समास को सीधे सीधे विग्रह कर दिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख देंगे पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी कि इसका अर्थ बता देंगे, तो ये कहीं ना कहीं कम सही है। अगर प्रश्न के साथ ऑप्शन में दोनों आ जाए, एक ये आ जाए पीत है जिसके अंबर, ये भी ऑप्शन में हो, और एक ऑप्शन और आ जाए पीले हैं जिसके वस्त्र, तब आप कौन सा सही करेंगे, तब आप पीत हैं जिसके अंबर सही करेंगे, क्योंकि ये आपका शुद्ध समास विग्रह है। लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में ये ना देकर ऐसे दे देता है पीले हैं जिसके वस्त्र, तो जब ये नहीं दिया है तब आप वही तो सही करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर अब अर्थ वाला ही दे दिया है, तब आप क्या करेंगे, पीले हैं जिसके वस्त्र ही सही कर देंगे। लेकिन यदि दोनों दे दें तब आप किसको वरीयता देंगे, पीत है जिसके अंबर में, यानी कि आप अर्थ नहीं निकालेंगे, आप उसका समास विग्रह करेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है त्रिनेत्र, तो 3 है जिसके नेत्र, यहाँ पे ये अशुद्ध हो सकता है। अगर ऑप्शन में ये आ जाए त्रि है जिसके नेत्र, तो फिर ये अशुद्ध हो जाएगा। आपको ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सही है, इसको आप सही भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंगल बात करेंगे, कोई भी समास विग्रह करके दे देंगे तब तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर 2 आ जाए, त्रि है जिसके नेत्र और 3 है जिसके नेत्र, तब सही कौन सा होगा, त्रि है जिसके नेत्र, क्योंकि आपसे शुद्ध समास विग्रह पूछ रहा है, ना कि उसका अर्थ पूछ रहा है, ठीक। ऐसे ही इसमें होगा श्वेतांबर में क्या होगा, श्वेत है जिसके अंबर, यहाँ पे सफेद है जिसके वस्त्र, ये भी आ सकता है, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों देगा, सफेद है जिसके वस्त्र और श्वेत है जिसके अंबर, अगर समास विग्रह में श्वेतांबर का समास विग्रह करने के लिए बोले और दोनों ऑप्शन दे दे जो मैंने बताए हैं, तब आप कौन सा करेंगे, सही ये वाला, ठीक है। श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती, यहाँ पे किसी अन्य पद की बात हो रही है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। आशा है आप बहुव्रीहि समास समझ गए हैं। अब मैं आपको बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर बताऊंगा, साथ ही साथ बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर बताऊंगा। क्योंकि जैसे ये त्रिनेत्र है तो इसका पूर्व पद तो संख्यावाचक हो गया। आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर ये तो द्विगु समास होगा। ऐसे ही दशानन में
इसका पूर्व पद क्या है? इसका पूर्व पद संख्यावाचक है। यहां भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर ये तो द्विगु समास होगा। ऐसे ही चतुर्भुज में आप कह सकते हैं कि सर ये तो इसका पूर्व पद संख्यावाचक है, लेकिन इसीलिए ये द्विगु समास होगा। तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। चलिए आइए इधर देख लीजिए। ये कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर पहले देख लेते हैं। नील है जो कंठ, ये है जो मैंने कर्मधारय समास की पहचान में आपको बताया था कि जब आप कर्मधारय समास का समास विग्रह करेंगे तो उसमें है जो जैसा शब्द प्रयुक्त होगा, अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ये क्या होगा? कर्मधारय समास। क्यों होगा? मैंने ये भी बताया था कि नील है जो कंठ, यानी कि किसकी बात कर रहा है? नीलकंठ की। ठीक, और कंठ कैसा है? नीला है। तो ये क्या है? विशेषण। भाई नील क्या है? विशेषण है। इसी तरीके से कंठ क्या होगा? विशेष होगा, क्योंकि इसकी बात बताई जा रही है। ठीक है, आपको मैंने विशेषण विशेष कर्मधारय समास में भी समझाया, एक क्लास भी ली है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नील क्या है? विशेषण है। कंठ क्या है? विशेष है। और जिस समास में विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। मैंने इसके पहले कर्मधारय समास से समझाया, इसीलिए। ठीक, तो यहाँ पे होगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे कंठ की बात हो रही है कि कंठ नीला है, बस इतनी सी बात हो रही है। और यहाँ पे नील है जिसके कंठ, किसके कंठ नीले हैं? भगवान शिव के। भगवान शिव के कंठ नीले हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई अन्य पद ही प्रधान है, यानी कि किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है। तीसरा पर्सन कौन है? भगवान शिव। इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, और है जिसके भी आया है, इसलिए आप इसको बिना कुछ दिमाग लगाए भी पहचान सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाया है, जिससे मैंने तो सिर्फ इतने ही उदाहरण दिए आपको। आपसे परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप यहाँ अगर कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो आप बहुत अच्छे से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कर्मधारय, ये बहुब्रीहि, और क्यों हुआ? विशेषण विशेष से आया है। नील है जो कंठ में, और नील है जिसके कंठ, यानी कि किसके कंठ? भगवान शिव के कंठ। ठीक, समझ रहे हैं आप दोनों में अंतर। ऐसे ही पीत है जो अंबर, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पीले हैं जो वस्त्र। ठीक, ऐसे परीक्षाओं में भी प्रश्न आए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल एग्जाम्स में जिसमें एग्जामिनर ने आप लोगों को फंसाया है, वहां पे पीत है जो अंबर और पीले हैं जो वस्त्र, दोनों उदाहरण दे दिए हैं। ठीक, तब आपको कौन सा सही करना है? आपको ये सही करना है, क्योंकि शुद्ध समास विग्रह ये होगा, यानी कि जो समास देगा, जैसे पीतांबर दिया, तो यही शब्दावली होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। हमें उसका अर्थ नहीं बताना है, हमें सिर्फ समास विग्रह करना है, ना कि अर्थ बताना है। ठीक, तो ये हो गया। चलिए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे पीत है जो अंबर, अंबर क्या होता है? अंबर मतलब वस्त्र। वस्त्र कैसा है? पीला। तो ये वस्त्र की विशेषता हुई ना, तो ये क्या हुआ? विशेषण। ठीक, पीत क्या है? विशेषण है, और ये विशेष। क्यों विशेष होगा? क्योंकि अंबर की विशेषता बताई गई है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष होता है। तो पीत है जो अंबर में क्या होगा? यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषण और विशेष का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और है जो जैसे शब्द आते हैं, आपको ये भी याद रखना है। पीत है जिसके अंबर, तो है जिसके आ गया, आपकी पहचान कंफर्म हुई कि ये बहुब्रीहि समास है। ठीक, और पीत है जिसके अंबर में, किसके अंबर पीले हैं? यही तो पूछ रहा है। ये जब आप खुद से जानेंगे, खुद से सवाल करेंगे, तो कोई तीसरा यानी कि अन्य पद निकल के आएगा। वो अन्य पद कौन है? भगवान कृष्ण है। पीले वस्त्र किसके होते हैं? भगवान कृष्ण के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कृष्ण क्या होगा? भगवान कृष्ण होंगे प्रधान, यानी कि
ये प्रधान पद होगा। ठीक, अब देख लेते हैं बहुव्रीहि समास और द्विग समास में अंतर। मैंने एक उदाहरण ले रखा है, चार भुजाओं का समूह यानी कि चतुर्भुज। चार भुजाओं के समूह को आप क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। तीन भुजाओं के समूह को आप क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ये कौन सा समास होगा? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद यानी कि जो उत्तर पद होगा, पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद क्या होगा? पूर्व पद होगा संख्यावाचक जिसमें समूह का बोध हो, और उत्तर पद में क्या होगा? उत्तर पद होगा प्रधान। तो वो कौन सा समास होगा? वो होगा द्विग समास। तो यहाँ पे चार भुजाओं का समूह क्या है? द्विग समास है। और चार है जिसकी भुजा है, जिसकी आ गया है बहुव्रीहि समास। और चार है जिसकी भुजा यानी कि किसकी भुजा है? तब आप कहेंगे भगवान विष्णु की चार भुजाएं, यानी कि कोई अन्य पद ही प्रधान है। यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो रहा है। कौन हो रहा है? भगवान विष्णु। ये नहीं हो रहा है, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं हो रहा है, यहाँ पे भगवान विष्णु को प्रधानता दी गई है। तो समझ रहे हैं आप कि बहुव्रीहि और द्विग समास में क्या अंतर है। आपको और बताते हैं, जैसे आपसे कुछ उदाहरण दिया जाए, राम चतुर्भुज बनाता है, तो इसमें क्या होगा? राम चतुर्भुज बना रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विग समास होगा। चतुर्भुज में यहाँ ये मतलब नहीं हुआ कि चतुर्भुज में यहाँ पे भगवान विष्णु की बात की जा रही है, यहाँ पे राम चतुर्भुज बना रहा है। ठीक, मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज समझाना चाहता हूं, उसके बाद ये क्लास खत्म होती है। जैसे पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तब आपके माइंड में दो समास आ सकते हैं। कौन सा? पहला आएगा कर्मधारय, दूसरा आएगा बहुव्रीहि। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे सिर्फ पीताम्बर दे दे और पूछ ले कौन सा समास होगा, तब आप भी सीधा बता देंगे बहुव्रीहि, क्योंकि इसको मान्यता दी गई है। इसको परीक्षाओं में या आयोग इसको मान्यता देते हैं कि केवल शब्द देगा तो बहुव्रीहि ही होगा, यानी कि जिसके पीले वस्त्र हैं। कौन? भगवान कृष्ण। सीधे सीधे आप मान लेते हैं। लेकिन अगर ये दे दे पीत हैं जो वस्त्र, यानी कि समास विग्रह कर दे, पीत है जो वस्त्र, ऐसे प्रश्न दे, पीत है जो वस्त्र में कौन सा समास होगा, तब आप क्या बताएंगे? है जो आ रहा है ना, इसलिए कर्मधारय होगा। ठीक, कभी कभी ऐसे आ जाता है, पीत है जिसके अंबर, इसमें कौन सा समास होगा? तो है जिसके आ रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो समझ रहे हैं आप कि ये कर्मधारय, ये बहुव्रीहि। और सिर्फ अगर ये आ जाए कर्मधारय और बहुव्रीहि में, जिसमें आपको डाउट रहता है, अगर सिर्फ शब्द दे दे या समास दे दे और कहे कि इसका समास विग्रह करिए, तब आप समास विग्रह करिए और बताइए कि इसमें कौन सा समास होगा। या सिर्फ ऐसे ही पूछ ले इसमें कौन सा समास होगा, तब आप बताएंगे कि इसमें बहुव्रीहि समास होगा। जैसे चतुर्भुज शब्द दे दे, ये समास दे दे और पूछे इसमें कौन सा समास होगा, तब आप क्या बताएंगे कि चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास होगा। तब आप ये नहीं कहेंगे द्विग समास होगा। लेकिन कह दे चार भुजाओं का समूह, इसमें कौन सा समास होगा, तब आप बताएंगे इसमें द्विग समास होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। त्रिनेत्र, यहाँ पे त्रिनेत्र शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा समास है, तब आप बताएंगे बहुव्रीहि समास। दोस्तों, आज की क्लास कैसे लगी आप हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक विभक्त चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 प्रकार की कारक विभक्त चिन्हों का प्रयोग किया गया है। मैं कल आपको तत्पुरुष समास की पूरी क्लास लेके आऊंगा, उसके 6 प्रकार आपको बताऊंगा और यहाँ से परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं ये भी बताऊंगा। दोस्तों, तत्पुरुष समास से आजकल प्रश्न पूछने लगा है एग्जामिनर, और वहां से उसके प्रकार से प्रश्न पूछता है। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अगर एसआई यानी कि दरोगा, लेखपाल या टीईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समास आपने पूरा पढ़ लिया, तत्पुरुष समास सिर्फ मोटा मोटा पढ़ गए, तो वहां से भी प्रश्न आने की संभावना, क्योंकि तत्पुरुष समास और उसके 6 भेद यानी कि एक अच्छा खासा एक क्लास बन सकती है उसकी। इसीलिए
आपको क्लास जरूर देखनी, उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।